देखता हूँ। ओके, सो यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग के अंदर जो है बहुत सारी चीजें आपको जाननी होती हैं, तो आज उनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे कि कितने टाइप की नेटवर्किंग होती है और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, है ना। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग में स्टार्ट कर लेते हैं। सो पहले आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कि कितने तरह के नेटवर्क जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अवेलेबल है। देर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, बहुत तरह के नेटवर्क अवेलेबल है जो कि उनके साइज के हिसाब से, यानी कि उनकी कैरेक्टराइज्ड बाय दी साइज और उनके पर्पस, यानी कि उनका एक तो साइज और दूसरा जो है उनके काम की हिसाब से जो है अलग अलग किए गए हैं, कैटेगराइज करे गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सम ऑफ द डिफरेंट नेटवर्क बेस्ड ऑन साइज। तो साइज के हिसाब से जो नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल है, पहला आता है पैन नेटवर्क। पैन नेटवर्क बोला जाता है जिसमें हम पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हम कमर्शियल लेवल पे नहीं लेकिन पर्सनल लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, उसको कहा जाता है पैन एरिया नेटवर्क। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा मोबाइल और दूसरे किसी मोबाइल के बीच में हम क्या करते हैं, ब्लूटूथ के जरिए जो है उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें पूरा डेटा ट्रांसमिट वगैरह करते हैं। तो ऐसे में जो है हमारा क्या होता है, वो पैन नेटवर्क बनता है। अगर हमारे घर पे कोई स्मार्ट टीवी है, उस स्मार्ट टीवी के साथ में हम जो है उस कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं या हमारे मोबाइल को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे में वो भी एक आपका क्या बनता है, पैन एरिया नेटवर्क बनता है, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। बहुत ही छोटे लेवल पे बनने वाला जो ये नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड पैन एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लैन बोलते हैं, जो कि हमारे ऑफिस वगैरह में बनता है ना। तो इसमें ऑफिस वगैरह में जो नेटवर्क रेडी होता है उसको कहा जाता है पैन सॉरी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि हमारी कंपनी में सपोज को लो, ये कहाँ पे बनाया जाता है, ये स्विच है आपका, इस स्विच के जरिए जो है हमने यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्ट किया, यहाँ कंप्यूटर कनेक्ट किया, यहाँ कंप्यूटर कनेक्ट किया, यहाँ कंप्यूटर कनेक्ट किया। तो ये जो एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है स्विच के द्वारा, तो इसको कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल होता है, ना कि पर्सनल लेवल पे। इसके बाद आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम मैन नेटवर्क भी बोलते हैं, जैसा कि इसमें नाम सजेस्ट किया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब यानी कि सिटी लेवल के ऊपर में जो नेटवर्क रेडी किया जाता है सिटी लेवल पे, उसे कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो एग्जांपल के लिए, जैसे कि आपके सिटी के अंदर कोई भी एयरटेल वाला है, या फिर आपके कोई लोकल आईएसपी, जो इंटरनेट आईएसपी बोले, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो वो आपके जो है वहां पे बनते हैं। तो वो जो नेटवर्क रेडी करते हैं उनको कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो बोला, उसको हम बोलते हैं वैन। वैन जो है इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, इसकी कोई सीमा नहीं है इस नेटवर्क की, वाइड की, वैन नेटवर्क की। तो ये जो है, अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देना हो तो हमारा इंटरनेट, तो इंटरनेट की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो जिस भी कोने में हम जाते हैं उस कोने में हमें मिल जाता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद अगर ये तो हो गए हमारे जो ऐसे नेटवर्क जो साइज के हिसाब से आपके डिजाइन किए गए हैं। अब ऐसे नेटवर्क्स के बारे में देखते हैं जो पर्पस के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। तो आप ये वॉइस आ रही है पीछे आपके, तो आप अपना माइक्रोफोन जो है म्यूट पे रखो, है ना। मैं म्यूट कर देता हूं आपका। तो आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे माइक्रोफोन ऑन करके वहां से मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बात आ रही है अभी पर्पस की। तो पर्पस में यहाँ पे हमारे पास आता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, यानी जिसको सैन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ये वो नेटवर्क है जो पब्लिक या किसी ऑफिस के अंदर नहीं बनाया जाता। ये जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, वहां पर डेटा सेंटर्स के बीच में ये नेटवर्क बनाया जाता है। तो इसको, ये नेटवर्क जो है सिर्फ आपका वैन के साथ में कम्युनिकेट करता है, ना किसी के लैन के साथ, ना किसी के मैन के साथ, किसी के साथ ये कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं करता है। तो इसका जो कनेक्टिविटी होती है वो सीधी सैन से जो है सीधी वैन में कन्वर्जन होता है। अब एग्जांपल के लिए, ये आपका सपोज करो एक बिल्डिंग है,
इसके अंदर बहुत बड़े बड़े रैक जो हैं इस तरह के रखे गए हैं, जिसके अंदर स्टोरेज डिवाइस जो हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर भी एक और ऐसा स्टोरेज डिवाइस है। इस तरह के बहुत सारे रैक रखे गए हैं, तो उनके अंदर जो है जितने भी स्टोरेज डिवाइस हैं, हार्ड डिस्क वगैरह लगाए गए हैं, उनको आपस में यहाँ पे एक सर्वर बनाया जाता है। इस सर्वर के साथ में इनको कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो नेटवर्क है ना, यहाँ पे जो चल रहा है नेटवर्क, इसको कहते हैं सैन नेटवर्क। लेकिन अभी जैसे गूगल का ये सैन नेटवर्क, जो गूगल के डेटाबेस सेंटर्स वगैरह हैं, तो उनको सैन नेटवर्क में है। लेकिन यहाँ से जो बाहर हम उसको गूगल का डेटाबेस में सर्च करते हैं, तो वो किसके द्वारा आता है, यहाँ पे वैन के द्वारा ही हम तक पहुंचता है, राइट। लेकिन ये विद इन जो ऑर्गेनाइज, ये विद इन डेटा सेंटर के अंदर जो नेटवर्क काम करता है, उसको कहा जाता है सैन नेटवर्क। अब इसके बाद आता है एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, जिसको हम ईपीएन नेटवर्क भी बोल देते हैं। एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क क्यों बोला जाता है इसको? सपोज कर लो ये आपकी इंदौर की सिटी है, तो इंदौर सिटी में एक आपका ऑफिस है और इसी ये आपका हेड ऑफिस है, और वहीं पे इंदौर के अंदर किसी थोड़ी सी दूर पे एक और आपका ब्रांच ऑफिस है ना। तो अब यहां से यहां तक अगर कनेक्टिविटी करनी है तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक टावर लगा के आप इस पे वायरलेस एंटीना लगा लो। तो इस वायरलेस के जरिए यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, एक अपना टावर लगाओ, इसके ऊपर भी आप एक वायरलेस इक्विपमेंट लगाओ। तो यहाँ से जो है इस तरह से जब एक दूसरे के जरिए यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो क्या किसके थ्रू हो रहा है, ये ना तो पब्लिक कोई भी यूज नहीं कर सकती इस नेटवर्क को। इस नेटवर्क को कौन यूज कर सकता है, सिर्फ आपकी कंपनी ही इस्तेमाल कर सकती है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। तो ये पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये प्राइवेट नेटवर्क जो है कहलाता है एंटरप्राइज लेवल पे। इसके बाद आता है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल इसलिए बोला जाता है इसको, अब से फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपका ये है मुंबई जहाँ पे आपका ऑफिस है, और यहाँ पे आपका है इंदौर, यहाँ पे क्या है कंपनी का हेड ऑफिस है। तो अगर आपको यहाँ मुंबई से इंदौर के ऑफिस को कनेक्ट करना है, तो आप खुद की वायरिंग तो वहां से वहां तक कर नहीं सकते, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और इतना बड़ा नेटवर्क मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नेटवर्क इंजीनियर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे में जो है आप क्या करते हो, बीच में एक आईएसपी का सहारा ले लेते हो। आईएसपी बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो आप आईएसपी का सहारा लेते हो। तो आईएसपी आपको यहाँ पे भी कनेक्टिविटी देता है, आईएसपी आपको यहाँ पे भी कनेक्टिविटी देता है। लेकिन इसके बाद भी जो आप क्या करते हो, एक फायरवॉल सिस्टम, एक फायरवॉल आप यहाँ पे लगाते हो, और एक फायरवॉल आप यहाँ पे लगाते हो ब्रांच ऑफिस पे, मुंबई पे ऑफिस पे। तो इनके द्वारा आप क्या करते हो, ये इस आईएसपी के कनेक्शन को यूज करके एक अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाते हो। उस नेटवर्क के जरिए जो है सिर्फ आपका ही कंपनी का डेटा ट्रैवल करेगा, बाकी डेटा किसी का ट्रैवल उस नेटवर्क से नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आप इस्तेमाल क्या कर रहे हो, ये आईएसपी का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए इसको बोला जाता है। यानी थर्ड पार्टी का आप अगर नेटवर्क यूज करके अगर कोई प्राइवेट नेटवर्क रेडी करते हो, तो उसको बोला जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज हैं। टोपोलॉजीज बेस्ड हैं उनके साइज के हिसाब से, उनके अलग अलग डिजाइन के हिसाब से, और उनके पर्पस के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है बस टोपोलॉजी, अभी हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे। इसके बाद आता है रिंग टोपोलॉजी, उसके बाद आता है स्टार टोपोलॉजी, उसके बाद आता है मेश टोपोलॉजी, उसके बाद आता है आपका ट्री टोपोलॉजी, और उसके बाद आता है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे ये इतने सारे टोपोलॉजी जो है आपके पास नेटवर्किंग के अंदर अवेलेबल है। तो आपको कोई भी इनमें से इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर नेटवर्क को जो है डिजाइन कर सकते हो, है ना। तो अभी चलो वन बाय वन एक एक करके इनको देख लेते हैं, और क्या क्या इनके डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, उनको जरा अच्छे से समझते हैं। पहले तो बात करते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट केबल के ऊपर, जैसे कि ये केबल यहाँ पे एंड है और इसका यहाँ पे एंड है, इसके बीच में जो है एक साइड को ही डेटा ट्रेवल करता है। अगर डेटा इधर से इधर ट्रेवल कर रहा तो ये इधर से इधर ही ट्रेवल करेगा, ये जो है इस तरफ ट्रेवल नहीं कर सकता, है ना। ये बस टोपोलॉजी। अब एग्जांपल के लिए क्या है,
कि आपका केबल नेटवर्क, केबल जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या करते हैं, उनके सर्वर रूम बनाते हैं और वहां से हमारे टीवी तक सिर्फ सिग्नल आते हैं, हमारे टीवी से कोई भी सिग्नल जो है उनकी तरफ नहीं जाता है। तो यहाँ पे ये जो है हम क्या करते हैं, वो एक जो उसकी केबल आ रही होती है ना, तो वो क्या करते हैं, अगर हमने यहाँ पे सपोज को लो कनेक्शन लेना है तो हम उसको बोलते हैं भाई हमारे घर पे भी क्या कर दे, केबल टीवी का कनेक्शन लगा दे। तो यहाँ पे वो क्या करता है कि एक टी बैंड लगाता है ना, एक टी बैंड टाइप का यहाँ पे कनेक्टर लगाता है और लगाने के बाद वो क्या करता है, हमें कनेक्शन दे देता है। इसी तरह से यहाँ पे जितने भी कनेक्शन होते हैं ना, वो टी बैंड के द्वारा ही यहाँ पे इक्विपमेंट लगा के, जो यहाँ पे कनेक्टर्स लगा के जो है उसका केबल से कनेक्शन लिया जाता है। तो इसलिए ये एक सिंगल केबल के ऊपर जब ये सारी चीज करी जाती है ना, इसको बोला जाता है आपका बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहले बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इट ट्रांसमिट डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन, जैसे मैंने बताया ये आपका जो डेटा है वो किस तरफ करता है, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू द सिंगल केबल, जैसे कि अभी मैंने आपको ड्राइंग दिखाई, तो जितने भी डिवाइस हैं वो किससे कनेक्टेड है, एक सिंगल केबल के साथ ही कनेक्ट होते हैं। अब इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों, यहाँ पे ज्यादा केबल इस्तेमाल नहीं होती, बैकबोन पे आपकी एक सिंगल केबल चल रही है, आप क्या करते हो उसी केबल का इस्तेमाल कर करके आगे कनेक्शन देते चलते हो, है ना। इसलिए यहाँ पे ये कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पे केबल इज रिक्वायर्ड कंपेयर टू अदर लेस, यहाँ पे जो है केबल जो है लीस्ट कंपेयर्ड टू अदर, जितने भी बाकी अदर नेटवर्क्स है ना उनमें से सबसे कम अगर केबल लगती है तो बस टोपोलॉजी के अंदर लगती है। यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क, अब इसके जो है आप बड़े नेटवर्क्स के अंदर जो है इसको यूज नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि अगर यहाँ पे आपने एक कनेक्टर लगा दिया, तो ये कनेक्टर लगा के आपने ये कनेक्शन दे दिया, तो यहाँ पे कुछ सिग्नल जो है आपके किस तरफ आने लग गए, इस तरफ आने लग गए, वही सिग्नल जो है आगे भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ 10 थी, तो यहाँ एक कनेक्शन देने पे आगे जो सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे जितने कनेक्शन देते चलेंगे तो आपका कनेक्शन जो है, इसके जो सिग्नल है वो वीक होते चले जाते हैं। इसीलिए जो है ये क्या करा जाता है, आपके स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर ही यूज किया जाता है, क्योंकि एक समय के बाद आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। और जितनी सिग्नल स्ट्रेंथ कम होती जाती है उतना सिग्नल की जो आगे डेटा की क्लैरिटी है वो खत्म हो जाती है ना। तो यहाँ पे इसके बाद आता है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड करना है बहुत ही इजी है, क्योंकि एक सिंगल केबल के ऊपर ही चल रहा है ना। इजी टू एक्सपेंड ज्वाइन टू केबल टुगेदर, अब अगर यहाँ पे और आपकी केबल आगे जा रही है तो यहाँ पे अगर कोई बोलता है कि भैया मुझे भी कनेक्शन दे दो, आपको क्या करना है, आपकी इस केबल में एक टी बैंड लगाना है और इसको एक कनेक्शन दे देना है। बहुत ही आसान है एक्सपेंड करना भी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो केबल फेल देन होल नेटवर्क फेल। अब सपोज कर लो यहाँ आपका सर्वर रूम था, यहाँ से केबल आपकी ये कनेक्शन गया, लेकिन अगर केबल यहीं से कहीं कट गई तो आगे का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, आपका डाउन हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, है ना। ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर यहां से कट गई तो यहाँ के ये दो कनेक्शन चालू रहेंगे, लेकिन इसके आगे के जितने भी कनेक्शन होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। इफ ट्रैफिक इज हैवी और नोड्स आर मोर दी परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीज, यहाँ पे जितने ज्यादा नोड्स जो है आप उस पर इंक्रीज करोगे और ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, डाउन होता चला जाएगा। आया बात समझ में। इसके बाद आता है आपका इसका डिसएडवांटेज क्या है, केबल हैज लिमिटेड लेंथ, यहां से लेके यहां तक जो केबल गई है इसकी जो है एक लिमिटेड लेंथ की ही आप तक इसको लेके जा सकते हो, क्योंकि उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे जाते जाते अगर बीच में आप कनेक्शन देते जा रहे हो तो यहाँ जाके एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका सिग्नल जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे, जो कि आपके डेटा की क्लैरिटी नहीं पहुंचा पाएंगे। तो वहां से आगे आपको अगर बढ़ाना है तो फिर वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, बूस्टर लगाने पड़ेंगे जो सिग्नल्स को बूस्ट करते हैं, है ना। तो वो बूस्टर्स लगाने पड़ते हैं। तो ये केबल की जो है एक स्ट्रेट केबल के ऊपर में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक लिमिटेड लेंथ तक ही लेके जा सकते हो, है ना। इट इज स्लोअर देन दी रिंग टोपोलॉजी, अभी आपको रिंग टोपोलॉजी बताऊंगा। ये नेटवर्क जो है वो सबसे स्लो चलता है, जितनी भी टोपोलॉजी है उसके अंदर यहाँ पे डेटा जो है सबसे स्लो ट्रेवल करता है इस बस टोपोलॉजी के अंदर।
आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी आपकी कुछ इस दिखाई देती है, लेकिन जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इसकी इसी तरह से बनाते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में आप इसको कनेक्ट करोगे तो क्या होता है, बीच में आपका एक स्विच लगाया जाता है, इस स्विच के अंदर जो है इसको कनेक्ट किया जाता है, यहां इसको कनेक्ट किया जाता है, यहां इसको कनेक्ट करेंगे, यहां इसको कनेक्ट करेंगे और यहां पे इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये जो है आपस में यहां पे इस तरह से नोड कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। ये एक स्विच सेंट्रल डिवाइस आता है जिसके अंदर कुछ इस तरह से नोड कनेक्ट किए जाते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, एक स्टार का जो है रिंग का जो है फॉर्म जनरेट करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। लेकिन अगर डायग्राम बनाने की बात आए तो यहाँ पे जो है ये डिवाइस टू डिवाइस जो है केबल कनेक्टिविटी दिखाई जाती है ना। तो यहाँ पे जो है डेटा आपका हमेशा एक साइड पे ही चलता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप दो रिंग बना दोगे इसके और एक रिंग बना दोगे यहाँ पे, तो आपका डेटा क्या होगा, ये अंदर वाले रिंग में डेटा आपका किस तरफ चल रहा है, इस तरफ चल रहा है, लेकिन बाहर वाले में ऑटोमेटिकली जो है उसकी अपोजिट साइड पे डेटा जो है वो ट्रेवल करता है। ये है रिंग टोपोलॉजी। अब इसके भी कुछ फीचर्स हैं, कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो है यूनी डायरेक्शनल पे है, यूनी डायरेक्शनल मतलब एक साइड पे जा रहा है, आपका डेटा एक रिंग में जो है एक साइड को ही जा सकता है, दोनों तरफ को नहीं जा सकता है ना। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसको बी डायरेक्शनल भी बना सकते हो, यानी कि दो तरफ को आप उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो डबल रिंग बना के। तो इसीलिए जो है आप यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर सकते हो, डुअल रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल करके आप दोनों तरफ को डेटा को फ्लो करवा सकते हो। इसके बाद आता है आपका डुअल रिंग टोपोलॉजी जो है वो टू रिंग नेटवर्क आर फॉर्म्ड एंड डेटा फ्लो इज अपोजिट। अब मैंने जैसे बताया कि अगर आपका अंदर वाले नेटवर्क का डेटा इस तरफ चल रहा है तो बाहर वाले नेटवर्क का ऑटोमेटिकली डेटा जो है उसके अपोजिट ही चलेगा, उसके पैरेलल कभी भी नहीं चलेगा। तो ये उसके जो है क्या है बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेज की अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इन इज नॉट इफेक्टेड बाय दी हाई ट्रैफिक। अब हाई ट्रैफिक में जो है ये नेटवर्क जो है आपका क्या नहीं होता है, रुकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका टोकन सिस्टम होता है। जो भी डेटा, अब सपोज कर लो यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ कंप्यूटर है, और इनके बीच में आपने एक ये डिवाइस लगा दिया सेंटर वाला, इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपका डेटा कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ फिर यहाँ, तो ये अंदर एक रिंग फॉर्म कर रहा है। लेकिन जो भी पीसी, सपोज कर लो इस पीसी को अगर डेटा ट्रांसमिट करना है ना, तो इसके पास क्या होगा, एक टोकन सिस्टम होगा, एक टोकन होगा, तो इसके पास टोकन आएगा तभी ये क्या करेगा, अपना डेटा को ट्रांसमिट कर पाएगा। अदरवाइज जो है बाकी जिसके पास टोकन नहीं है वो आपके आइडल ही बैठे रहेंगे, वो डेटा को ट्रांसमिट नहीं करेंगे। जब ये इसका डेटा ट्रांसमिशन रुकेगा तब टोकन किसी के दूसरे के पास जाएगा, फिर वो अपना जो है डेटा को ट्रांसमिट करता है, फिर तीसरे के पास जाएगा, फिर चौथे के पास जाएगा। इस तरह से टोकन सिस्टम के साथ में ये डेटा पूरे रिंग टोपोलॉजी के अंदर ट्रांसमिट होता है, ये इसका एडवांटेज है। तो ऐसे में अगर एक ही कंप्यूटर आपका अगर ज्यादा हैवी नेटवर्क ट्रांसमिट कर रहा है, डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रैफिक दे रहा है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, इट इज चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड। अब यहाँ पे ये क्या है, सस्ता है, इसको आपको ज्यादा महंगा नहीं, क्योंकि बीच में आपको एक सेंट्रल डिवाइस लगना है और यहाँ से बहुत कम केबल के जरिए आप जो है रिंग टोपोलॉजी के आप फॉर्म कर सकते हो। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट। ट्रबल शूटिंग डिफिकल्ट क्यों है, अगर एक जगह से भी नेटवर्क डाउन हो गया तो आपका ये पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। आया समझ में। तो ये जब पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है तो ऐसे में आपको ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है कि कहां पर प्रॉब्लम है। तो जितने नोड्स होंगे उन सबको आपको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये चीज पता चलेगी कि प्रॉब्लम कहां पर है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी। अगर किसी भी नोड के ऊपर आप कंप्यूटर लगाते हो या रिमूव करते हो तो आपका पूरा नेटवर्क एक बार डाउन होता है, उसके बाद वापस से अप होता है। तो ये आपके पूरा डिस्टर्ब कर देता है आपके पूरे नेटवर्क को, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। अगर एक नोड के जो है आपका कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके बाकी नोड्स भी जो है सही होने के बावजूद भी
काम नहीं करते। ये आपका रिंग टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है। अब इसके बाद आती है हमारी स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी जो है एक सेंटर डिवाइस है, जैसे कि ये हब लगा हुआ है, ये एक सेंटर डिवाइस है। तो आप जब भी इसमें जितने भी पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट यहाँ पर है, एक पोर्ट यहाँ पर है, एक पोर्ट यहाँ पर है, एक पोर्ट आपका यहाँ पर है, ये 4 पोर्ट से आपने ये 4 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, आपका स्टार फॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टार टोपोलॉजी बोला जाता है। अब इसके अगर फीचर्स की बात करें, एवरी नोड हैज इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू दी हब। जितने भी नेटवर्क थे यहाँ पे, अगर हम वापस से मैं डायग्राम बनाऊं, ये आपका हब है, तो यहाँ पर भी कंप्यूटर था, यहाँ पर भी कंप्यूटर था, यहाँ पर भी कंप्यूटर है। तो हर कंप्यूटर के पास अपना एक डेडिकेटेड पोर्ट अवेलेबल है, ये इसका फीचर है ना। हब एक्ट एज अ रिपीटर टू डेटा फ्लो। अब यहाँ पे क्या करता है, ये हब जो है, अगर यहाँ से डेटा इस पीसी के पास आ रहा है तो ये इसको भेज देता है, यहाँ से यहाँ आ रहा है तो उसको जो है भेज देता है। ये क्या करता है, एक रिपीटर की तरह डेटा को ट्रांसमिट कर देता है ना। तो यहाँ पे तीसरा इसका फीचर क्या है, कैन बी यूज्ड विद ट्विस्टेड पेयर। अभी आप इसको ट्विस्टेड पेयर ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्स केबल जो है उसके साथ में आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसके एडवांटेज की बात करी जाए तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है, फास्ट परफॉर्मेंस है ना। यहाँ पे आपका जो नेटवर्क है वो फास्ट परफॉर्म करता है विद फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक। यानी कि अगर आप हब का इस्तेमाल करते हो और स्टार फॉर्म करते हो तो वहां पे आपका ट्रैफिक कम होगा, तो ये बहुत बढ़िया जो है परफॉर्मेंस देगा आपकी डेटा को ट्रांसमिट करने में। लेकिन अगर आपका जो ट्रैफिक, अगर डेटा ज्यादा होगा और वहां पे परफॉर्मेंस इसकी जो है कम होती चली जाती है। हब कैन बी अपग्रेडेड इजीली। हब जो ये सेंटर में लगा है, आप इसको क्या कर सकते हो, अगर इजीली इसको अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पे अभी 4 पोर्ट है, अगर आपको 6 पोर्ट का लगाना है, आप क्या कर सकते हो, ये 4 पोर्ट का निकाल के आप यहाँ पे 6 पोर्ट का लगा लोगे, यहाँ पे और 2 पीसी कनेक्ट कर लोगे, है कि नहीं। तो इसके बाद इजी टू ट्रबल शूट। अब सपोज कर लो ये कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम कहां से, यहां से और यहां के बीच में ही है। क्यों, बाकी के नोड काम कर रहे हैं। तो जो पोर्ट आपका प्रॉब्लम करेगा सिर्फ वही डाउन होगा, बाकी ये पोर्ट इस टोपोलॉजी के अंदर काम करते रहते हैं। अब इजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई, इसको इजी है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे अभी स्विच चेंज करना है या कुछ भी करना है आप इजीली कर सकते हो। ओनली दैट नोड इज अफेक्टेड बाय, जो कि फेल होता है, जैसे मैंने बताया अगर ये नोड फेल हुआ तो सिर्फ यही नोड जो है क्या होगा, इफेक्ट होगा, बाकी के नोड काम करते रहेंगे। ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन क्यों, एक तो ये हब जो है वो महंगा आपको मिलता है कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी जो हमने अभी देखी। उसके बाद आपको हर नोड को जो है केबल के साथ में कनेक्टिविटी प्रोवाइड है, यहाँ पर भी केबल आपकी यूज हो रही है। तो यहाँ पे एक ये एक्टिव डिवाइस आपका यूज हो रहा है और एक आपका यहाँ पे केबल पैसिव इक्विपमेंट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट जो है आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक्सपेंसिव टू यूज, एक्सपेंसिव क्यों है, यहाँ पे ये जो सेंट्रल डिवाइस है वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है कंपेयर टू बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। अब यहाँ पे जो है इफ दी हब फेल देन दी होल नेटवर्क फेल। अगर ये सेंटर वाला डिवाइस आपका फेल हो जाता है तो आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन दी हब दैट इज डिपेंड अपॉन दी कैपेसिटी। अब अगर हाई ट्रैफिक आएगा तो ये इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, डाउन होती चली जाएगी। अगर ट्रैफिक कम होगा इसकी परफॉर्मेंस हाई रहेगी। तो ये इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज भी और एडवांटेज भी है। इसके बाद आती है हमारी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या है कि आपके पास 2 तरह की मैश टोपोलॉजी थी, जिसके अंदर फुली कनेक्टेड रहता है। यानी कि आपको अगर रिडंडेंसी की रिक्वायरमेंट है तो आप जो है मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है कुछ इसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। पहले तो इसके टाइप ऑफ मैश टोपोलॉजी देख लेते हैं, है ना। अब सपोज करो मैश टोपोलॉजी का फायदा क्या, सबसे पहले बात करूं तो सपोज करो आपका जो है नेटवर्क, अभी ये जो कंप्यूटर है आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाला कंप्यूटर जो है वो इसको डेटा भेज रहा है, तो किससे भेजेगा, वो इस केबल से भेजेगा। अगर ये केबल डाउन हो जाती है तो वो डेटा यहां से भी भेज सकता है और यहां से भी भेज सकता है, यहां से जाकर यहां चला जाएगा और यहां से जाकर यहां तक भी चला जाएगा। तो ये जो है आपकी रिडंडेंसी जो है प्रोवाइड करता है, यानी कि बैकअप के लिए जो है आपके पास मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होती है मैश टोपोलॉजी के अंदर।
अब इसके दो टाइप है, एक होता है पार्शियल मैश, एक होता है फुल मैश। अभी ये जो टेपोलॉजी देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, फुल मैश है, क्योंकि यहाँ पे हर नोड के पास क्या है, तीन तीन कनेक्शन है, 1 2 और 3। इसके पास भी 1 2 और 3, और यहाँ पर भी 1 2 और 3, और यहाँ पर भी 1 2 और 3। तो ये क्या है, आपकी फुल मैश टोपोलॉजी है। लेकिन अगर पार्शियल होगी तो सपोज कर लो यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर लगाया, तो यहाँ से एक नोड मिला और एक नोड यहाँ से मिला, तो आपके पास यहाँ पे कितने नोड आए, सिर्फ 2 नोड आए, तो ये क्या हो गया, आपका पार्शियल हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका दोनों का क्या हो सकता है, डिफरेंट आ जाता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो पहले फीचर्स की बात करते हैं, तो फुली कनेक्शन, फुली कनेक्टेड जो है ये आपको मैंने बता दिया, है ना। अब यहाँ पे नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है तो ये आप 4 पीसी को तो बहुत इजीली आप क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर ले रहे हो इसको इस तरह से। लेकिन अगर आपको बड़े नेटवर्क में आपके पास 50-60 कंप्यूटर हैं, तो उस नेटवर्क के अंदर आपको सबको क्या करना, इस तरह से कनेक्ट करना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप मैश टोपोलॉजी कहां पे इस्तेमाल करते हो, कंप्यूटर टू कंप्यूटर ना करके आप क्या करते हो, स्विच जितने भी होते हैं ना हमारे, स्विच के स्विच टू स्विच जो है वो हम क्या करते हैं, इसमें कनेक्टिविटी मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्विच को यहां से भी कनेक्ट कर देते हैं, यहां से भी कनेक्ट, यहां भी कनेक्ट करते हैं और यहां पे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो है स्विच के स्विच टू स्विच जो है हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देते हैं। अब इनके स्विच के बाद जो है आप इनको कंप्यूटर्स लगा देते हो, तो आपकी रिडंडेंसी जो है मैश टोपोलॉजी में वो यहाँ पे किस पे बनती है, स्विच टू स्विच बनती है, ना कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर, ठीक है ना। अगर 4 कंप्यूटर है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल लैन कार्ड लगा के उसके अंदर जो है मैश टोपोलॉजी बना सकते हो। लेकिन अगर बड़े नेटवर्क की बात करें तो वहां पे सिर्फ आप स्विचेस के अंदर ही ये टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। नोड टू नोड यानी कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर ये चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती है। अब इसकी बात करते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज में ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड। अब ये जो है अपना डेटा लोड आराम से मैनेज कर सकते हैं। अगर ज्यादा एक यहां से ये ट्रैफिक भेज रहा है, लेकिन इस पोर्ट के ऊपर क्या आ गया, ट्रैफिक ज्यादा आ गया, तो ये क्या कर सकता है, इसको मालूम है कि भैया यहाँ पे भेजना है, तो ये डेटा को यहाँ से भी भेज सकता है, कुछ डेटा यहाँ से भेज देगा, तो ये अपना लोड इजीली क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। अभी समझ में। तो इसके बाद जो है आपका क्या आता है, यहाँ पे इट फॉल्ट इज डायग्नोज्ड इजीली। अब ये रोबस्ट की बात करें तो ये मैं आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फॉल्ट इज डायग्नोज्ड इजीली। अब इसमें जो है फॉल्ट आप इजीली क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन छोटे नेटवर्क्स में, क्यों, बड़े नेटवर्क्स में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब सिक्योरिटी और प्राइवेसी कैसे, अब सपोज कर लो ये नेटवर्क आपका चल रहा है, एक हैकर आया, उसने अपना यहाँ पे कंप्यूटर लगाया, यहाँ से केबल निकाली और ये केबल निकाल के डायरेक्टली क्या करा, यहाँ से इस केबल को सीधा कनेक्ट कर लिया, यहाँ से हट गई। तो अब ऐसे में क्या होगा कि इसके पास डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल जो है टूट गया, तो ये इस नेटवर्क के ऊपर क्या करता है, डेटा फ्लो बंद कर देता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये हैकर के पास क्या जाएगा, डेटा नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन करता है। यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है मैश टोपोलॉजी के, यहाँ पे इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। यहाँ पे इसका जो इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफिकल्ट है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे केबलिंग कॉस्ट इज मोर, केबल जो है बहुत ज्यादा लगती है इस टोपोलॉजी में। यहाँ पे बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड, बल्क में जो है यहाँ पे केबल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद चलते हैं हमारी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी यानी कि यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये आपका सबसे टॉप पे कंप्यूटर लगा हुआ है, यहां से नेटवर्क कहां पे गया, ये 2 नेटवर्क में डिवाइड हो गया, एक इस तरफ और एक इस तरफ। 2 नेटवर्क में यहाँ पे जाके फिर आपका जो है कंप्यूटर कनेक्ट है। इसके बाद यहां से फिर 2 नेटवर्क बन गए, यहाँ पर भी 2 नेटवर्क बन गए। अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, हर कंप्यूटर के नीचे 2-2 बनाते चले जा सकते हो। 2 क्या 3-3 बनाने हैं तो आप 3 भी बना सकते हो, यहाँ 4 भी बना सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, बट आप बना सकते हो, है ना। तो ये जो है आपका एक पेड़ की जो जड़ होती है या पेड़ की जो टहनियां होती हैं, ये उसकी तरह जो है
पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी काम करती है, तो इसीलिए जो है इसको बोला जाता है ट्री टोपोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो एडवांटेज क्या है, पहले फीचर्स की बात करें। आइडल इफ वर्क स्टेशन आर लोकेटेड इन ग्रुप, आइडल है तो अब यहाँ पे देखो, अब ये आपका एक कंप्यूटर है, यहाँ से आपने क्या करा, कनेक्ट करा, यहाँ पे आपने एक कंप्यूटर लगाया, इसके भी आगे नेटवर्क और बना दिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी आपने नेटवर्क बना दिया। तो सपोज कर लो कि अब आपका ये जो कंप्यूटर है ना, ये इसको डेटा भेज रहा है, तो कम्युनिकेशन कहाँ होगा, यहीं पे होगा। तो ये बाकी का जो नेटवर्क है ना, तो ये आपका बिल्कुल स्टेबल रहेगा, उसके अंदर कोई भी आपका डेटा का ट्रैफिक इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज यहाँ पे लिखी गई है, यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो है इस तरह का नेटवर्क बनाया जाता है, जैसे कि इंटरनेट। तो इंटरनेट हमारा बेसिकली ट्री टोपोलॉजी के ऊपर ही काम करता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। इसके अगर एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी है, इसके आपकी बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का भी जो है क्या कर सकते हो आप, एक साथ यूज कर सकते हो ट्री टोपोलॉजी बनाने के लिए। एक्सपेंशन ऑफ नोड इज पॉसिबल एंड इजी। अगर आपको यहां से और नेटवर्क को आगे बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, इजीली एक्सटेंड कर सकते हो। इजी टू मैनेज एंड मेंटेन। अब यहाँ पे अगर आपका कनेक्शन टूटा तो कितने कंप्यूटर बंद होंगे, ये वाले कंप्यूटर आपके बंद हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पे जो है कुछ प्रॉब्लम है, तभी ये 3 कंप्यूटर बंद हुए, बाकी के कंप्यूटर आपके चालू हैं। तो यहाँ पे जो है इजीली आप इसको मेंटेन कर सकते हो और इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे एरर डिटेक्शन इज इजी। अब एरर डिटेक्शन यहाँ पे वापस वही चीज कि यहाँ पे एरर जो है बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप बात करें तो यहाँ पे हैवीली केबल्ड। अब यहाँ पे बहुत जितने नोड आप एक्सटेंड करते जाओगे उतनी केबल जो है आपकी बढ़ती चली जाएगी, तो यहाँ पे जो है कॉस्टली है ये। इफ मोर नोड्स आर एडेड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट। अगर जितना बड़ा नेटवर्क बन जाता है उतना बड़ा जो है डिफिकल्ट हो जाता है नेटवर्क को हैंडल करना। जैसे कि इंटरनेट, अगर एक आईएसपी का नेटवर्क देखें तो बहुत ज्यादा जब बड़ा हो जाता है तो उसके नेटवर्क में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, आइडेंटिफाई करना कि भैया ये प्रॉब्लम कहां पर है ना। तो इसके बाद आता है आपका यहाँ पे एक सेंट्रल कोई भी डिवाइस जो है आपका फेल हो जाता है तो उसके आगे का जितना नेटवर्क है वो आपका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे चलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी बेसिकली वो टोपोलॉजी है जहां पे एक या एक से अधिक टोपोलॉजी का इस्तेमाल करके जब आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क रेडी करते हो, तो उसको हाइब्रिड नेटवर्क बोला जाता है ना। तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। पहला, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज, है ना। 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी का इस्तेमाल करके आप ये हाइब्रिड नेटवर्क बना सकते हो। इनहेरिट एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टोपोलॉजी इंक्लूडेड। मतलब अगर आपने उसमें बस का इस्तेमाल किया तो बस के जितने एडवांटेज हैं वो भी हाइब्रिड के अंदर ऐड हो जाएंगे, जितने डिसएडवांटेज हैं वो भी हाइब्रिड के अंदर ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने इसके साथ में ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल करा तो ट्री टोपोलॉजी के जितने भी जो है बेनिफिट्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे जितने भी उसके डिसएडवांटेज हैं वो क्या हो जाएंगे, वो भी ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। तो जो भी टोपोलॉजी का आप इस्तेमाल करोगे तो उतने ही आपके यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो ऐड होते चले जाते हैं आपके हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर। अब यहाँ पे बात करें एडवांटेज की, रिलायबल एज एरर डिटेक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग इज इजी। जो भी सेक्शन आपका जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली, तो ये जो है आप इजीली ट्रबल शूट कर सकते हो। यहाँ पे जो है ये इफेक्टिव है। इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि आपका जो है 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी को आप इस्तेमाल करके भी कोई भी नेटवर्क बना सकते हो, इसलिए ये क्या इफेक्टिव है। यहाँ पे आपको लगता है कि ट्री यूज करना है, वहां पे ट्री यूज करो। जहां पे आपको लगता है कि बस इस्तेमाल करना है आप बस इस्तेमाल करो। फिर वहां पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, यहाँ पे आपके स्केल की बात करें या फिर उसको जो है फ्लेक्सिबल बोले, तो ये सारी चीजें क्या है, इसकी एडवांटेज है।
है ना। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो ये क्या कॉम्प्लेक्स डिजाइन बन जाता है, यानी कि आप जो है जहां पर जो टोपोलॉजी का आपका मन करता है आप उसको इस्तेमाल करते चले जाते हो, लेकिन बाद में अगर ओवरऑल देखा जाए उसका डिजाइन, तो डिजाइन बहुत ही डिफिकल्ट बन जाता है। और ऐसे के अंदर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आई तो आपको जो है ट्रबल शूट जो है बहुत महंगी पड़ेगी, है ना। तो ये कॉस्टली भी है क्योंकि हर टोपोलॉजी का अपने अपनी केबल जो है जितनी उसकी केबल उस टोपोलॉजी के हिसाब से लगनी है तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, लगानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका जो है कॉस्टली फेयर है। अब थोड़े से कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक नेटवर्क है, एक ही नेटवर्क के अंदर ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये राउटर है हमारा, ये फायरवॉल है, ये नेटवर्क स्विच है, ये नेटवर्क स्विच है, ये नेटवर्क स्विच है, ये हमारा वाईफाई एक्सेस पॉइंट है, ये हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप। अब यहाँ पे देखो कंप्यूटर्स भी जो है यहाँ पे पीसी, विंडो का पीसी है, इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डला है, विंडोज का डला है। इसके ऊपर क्या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके ऊपर लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तीनों क्या कर पा रहे हैं, एक ही नेटवर्क के थ्रू, एक ही स्विच के थ्रू जो है कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, नेटवर्क की कंपैटिबिलिटी है। अब यहां से ये स्विच के साथ आपने क्या करा, यहाँ पे एक एक्सेस पॉइंट लगा दिया। अब ये एक्सेस पॉइंट क्या कर रहा है, वाईफाई क्या कर रहा है, ये लैपटॉप को भी सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, आपके फोन को भी कर रहा है, आपके पाम टॉप को भी कर रहा है। तो यहां से भी ये कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये भी अलग अलग पे है, ये पैम टॉप आपका अलग प्लेटफॉर्म पे है, मोबाइल आपका अलग प्लेटफॉर्म पे है, आपका लैपटॉप अलग प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन इसके बावजूद ये क्या कर पा रहे हैं, आपके कॉमन स्विच के थ्रू ही कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, है ना। अब इसके बाद अगर यहाँ पे आप देखो वेब सर्वर पे जाना है, डेटाबेस सर्वर पे जाना है, या किसी और फाइल सर्वर पे जाना है, तो यहाँ पे इजीली आप क्या कर सकते हो, डेटा इजीली किसी भी जगह से आके यहाँ स्विच में जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ से जाके यहाँ पे जाके जिसके साथ में भी कम्युनिकेशन करना है वो इजीली कम्युनिकेशन कर सकता है ना। तो ये है आपकी नेटवर्क की कंपैटिबिलिटी, यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे होने के बावजूद भी एक कॉमन नेटवर्क के ऊपर जो है हम सारा का सारा डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर बात करी जाए, देखा जाए तो हमें जो है, अगर ये ऐसा नहीं होता, अगर ये कंपैटिबल नहीं होता, तो हमें हमारे अगर एंड्रॉयड फोन्स की बात करें तो वहां पे अलग नेटवर्क बनाना पड़ता, लैपटॉप से यानी कि विंडोज की बात करें तो विंडोज वाले डिवाइसेस के लिए अलग नेटवर्क बनाना पड़ता, अगर मैक ओएस की बात करें तो उसके लिए अलग नेटवर्क बनाना पड़ता, लाइनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो उसका अलग नेटवर्क बनाना पड़ता। तो ऐसे में हमारे पास जो है मल्टीपल नेटवर्क बनते, लेकिन इसका जो है ये एक साथ क्यों कम्युनिकेट कर पाते हैं, इसका जो है हम आगे जब ओएसआई मॉडल देखेंगे तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म के होने के बावजूद जो है ये एक ही नेटवर्क से कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं, है ना। तो ये आगे चल के अपन देखेंगे। इसके बाद अगर लैन का एक एग्जांपल लें तो यहाँ पे यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है, यूजर 4 है, यूजर 5 है और यूजर 6 है। अब इनके बीच में अगर यहाँ पे नेटवर्किंग नहीं होती तो अगर यूजर 1 को प्रिंट निकालना है तो कंपनी को क्या करना पड़ता, यहाँ पे एक प्रिंटर लगा के देना पड़ता, यहाँ पे भी यूजर 2 को भी अलग से प्रिंटर लगा के देना पड़ता, यूजर 3 को अलग से प्रिंटर लगा के देना पड़ता, यूजर 4 को अलग से प्रिंटर लगा के देना पड़ता, यूजर 5 को भी अलग से प्रिंटर लगा के देना पड़ता, है ना। तो ऐसे में क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है कंपनी की, है ना। तो अब इस चीज का अगर नेटवर्किंग से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे एक प्रिंटर की कॉस्ट से कम खर्चे में आपका एक ये स्विच आ गया और आपने एक प्रिंटर खरीद लिया जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है ना। तो ये नेटवर्क प्रिंटर ले लिया तो ये आपने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। अब अगर यूजर 1 को देना है ना प्रिंट, तो ये क्या करेगा, यहाँ से डेटा आएगा इसका स्विच के पास, स्विच इसको प्रिंटर के पास भेज देगा। सेम वे यूजर 2 का डेटा जो है वो स्विच के पास आएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यूजर 3 का आएगा वो इसके पास यहाँ से चला जाएगा, यूजर 4 का आएगा वो भी इसके पास चला जाएगा, यूजर 5 का आएगा वो भी इसके पास चला जाएगा, यूजर 6 का आएगा वो भी यहाँ पे चला जाएगा। तो ये क्या है, एक लैन का बेनिफिट है, लोकल एरिया नेटवर्क का बेनिफिट है ना। कंप्यूटर नेटवर्क का ये जो है एक बेनिफिट है, उसी की आपको मैंने यहाँ पे एक झलक दिखाई है। अब इसके बाद अगर हमारा वैन की बात करें तो कि वैन किस तरह से काम करता है, तो वैन का एग्जांपल ये सामने है हमारे,
ये एक कंपनी है जो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे है, इस कंपनी का एक ऑफिस है कहाँ पे, मुंबई के अंदर। अब इसको मुंबई में यहाँ से ईमेल भेजना है, तो ये अपना कोई नेटवर्क नहीं बनाते मुंबई से दिल्ली के बीच में। ये क्या करते हैं, आईएसपी का इस्तेमाल करते हैं, यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंटरनेट का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या, इस जो न्यू दिल्ली के अंदर जो आईएसपी है ना, उससे इन्होंने कनेक्शन ले लिया। अब यहां से जब ईमेल किया तो वो कहां पे गया, पहले इस आईएसपी के पास गया। तो इस आईएसपी के जो सर्वर है उसने चेक करा कहां जाना है, उसने उठा के मुंबई वाले सर्वर को दे दिया। अब मुंबई का आईएसपी दूसरा भी हो सकता है, जरूरी नहीं एक ही हो। यहाँ पे एयरटेल था, तो यहाँ पे सपोज कर लो वोडाफोन है। तो अब इसके सर्वर ने इसको देखा कि कहाँ पे जाना है, ओके ठीक है, इसने उठा के जो है यहाँ पे इसको पहुंचा दिया, और ये ईमेल कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे मुंबई वाले ऑफिस में पहुंच गया। तो ये एग्जांपल है आपका कैसा, वैन का। आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है मैं बताता हूं आपको। क्योंकि आपको कैलकुलेशन, आपके पास अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको ये बोला जाए तो अच्छा ये बताओ कि आपको अभी इंटरनेट की कितनी की रिक्वायरमेंट है, कितने स्पीड की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे वही चीज मैं आपको कैलकुलेट करना बताता हूं। अब यहाँ पे सपोज कर लो ये जो है, अगर स्पीड होती है ना, जब हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे जो के बी बिट जो है ना, ये बिट का जो बिट को हमेशा किस में लिखा जाता है, स्मॉल बी के अंदर लिखा जाता है जब हम स्पीड की बात करते हैं। लेकिन अगर हम स्टोरेज की बात करें यानी कि डेटा की बात करें, वहां पे ये जो बाइट्स होता है, तो बाइट्स हमेशा जो है कैपिटल में लिखा जाता है। अगर स्पीड के अंदर आप यहाँ पे के और बी लिख दोगे ना, तो वो आपका यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेगा, कंप्यूटर क्या कैलकुलेट करेगा कि ये जो है आप स्टोरेज की बात कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे के बाद जो है अगर स्मॉल बी लिखोगे, तो ये आपका कंप्यूटर समझता है, नेटवर्क समझता है कि आप स्पीड की बात कर रहे हो, है ना। तो ये कैपिटल बी और स्मॉल बी के बीच में आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बिट जो है आपका स्मॉल के अंदर होता है, बाइट्स आपका कैपिटल के अंदर होता है। बाइट्स आपका स्टोरेज के कैलकुलेशन में आता है, बिट जो है आपका स्पीड कैलकुलेशन में आता है। तो यहाँ पे एक बिट जो है ना, अगर एक बिट है तो आप उसको बिट ही बोलोगे। लेकिन अगर एक बाइट्स की बात करो, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, है ना। तो ये 8 बिट है। अगर 8 बिट आप एक साथ लिखोगे तब जाकर आपका एक बाइट बनता है। ये डिफरेंस है आपका स्पीड और स्टोरेज के अंदर। अब यहाँ पे अगर आपको ना ए लिखना है, ए क्या है आपका, एक सिंगल कैरेक्टर है। लेकिन एक सिंगल कैरेक्टर होने के बाद आप इसको क्या लिख रहे हो, एक लिख रहे हो। लेकिन अगर इसको जो है आप बिट्स के अंदर कैलकुलेट करोगे ना, ये क्या आपका ए जो है एक बाइट है। एक अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट है, ए हो, बी हो, सी हो, तो ये कितने बिट में कितने बिट के इक्वल टू होता है, 8 बिट के इक्वल होता है। ए भी आपका 8 बिट के इक्वल होगा और आपका बी भी जो है वो 8 बिट के इक्वल होगा, है ना। तो ये आपको अगर स्पीड और डेटा में डिफरेंस जानना है तो आपको हमेशा ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। अगर स्पीड की बात करें तो यहाँ पे देखो 1024 1 किलो बिट और 1024 1 किलो बाइट, 1024 1 मेगाबाइट, 1024 1 मेगाबाइट, सॉरी यहाँ पे बिट आएगा और यहाँ पे बाइट आएगा, है ना। 1024 1 गीगा बिट और 1024 1 गीगा बाइट, 1024 1 टेरा बिट और यहाँ पे 1024 1 टेरा बाइट। तो ये आपके हमेशा डिफरेंसेस देखो, आगे के ये जो नंबर है ना ये बिल्कुल सेम रहते हैं, चाहे वो स्पीड के अंदर हो या फिर आपके यहाँ पे डेटा के अंदर हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आप सपोज कर लो आपके पास एक फाइल है, कितने की, 128 केबी की, 128 किलोबाइट की स्पीड है आपके पास फाइल है। ये उसका साइज है, क्योंकि बी क्या है, ये कैपिटल लिखा हुआ है, मतलब ये साइज है। तो अगर आपके पास ये एक 128 किलोबाइट की फाइल है और आपके पास 1 MBPS का जो स्पीड है,
तो ये फाइल जो है इस 1 Mbps से कितना से टाइम लेगी ट्रांसमिट होने में। तो यहाँ पे देखो आप कैलकुलेशन कैसे करना है आपको। पहले तो आपको ये जो फाइल है ना इसको स्पीड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो स्पीड में कैसे कन्वर्ट करोगे, 128 इंटू 8। 128 क्या है, आपका फाइल का साइज है। अब ये 8 क्या है, 8 बिट है ना। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि कोई भी एक कैरेक्टर आपका कितने साइज का होता है, एक बिट जो है वो कितने बिट, एक बाइट जो है वो कितने बिट्स के बराबर है, 8 बिट के बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 बिट को मिला के आपका एक सिंगल बाइट बनता है। तो यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, स्पीड में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्पीड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 1024 KB। तो ये हमने क्या कर दिया, इस फाइल को पहले स्पीड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना स्पेस है, कितने स्पीड की लाइन है, 1 Mbps की, है ना। तो यहाँ पे दिस इज नथिंग बट 1 MB, 1024 KB, 1024 KB इक्वल्स टू 1 मेगाबिट। तो हमारे पास लाइन कितने की है, 1 मेगाबिट की पर सेकंड की है। तो इसको एग्जैक्टली सिंगल 1 सेकंड लगेगा इस नेटवर्क के ऊपर से ट्रांसमिट होने में, ठीक है ना। ये आपका कैलकुलेशन करने का तरीका है। तो आप कभी भी आपने नेटवर्क कैलकुलेशन करो तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आपका कितना डेटा ट्रांसमिट होता है और कितनी स्पीड आपको उसके लिए चाहिए है। तो आप इसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं यहां पे, लेकिन क्योंकि आप एक नेटवर्क इंजीनियर हो, आपको थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। अभी मैंने कैलकुलेशन तो बता दिया आपको कैसे करना है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जैसे कि आप ये स्क्रीन के ऊपर जो नेटवर्क है ना, इसको देख रहे हो। अब ये नेटवर्क कैसा है, डेटा ट्रांसमिटिंग ओवर द नेटवर्क। यहाँ पे आपको 3 चीजें ध्यान रखनी होती हैं, एक तो नेटवर्क, दूसरा डिले और तीसरा अवेलेबिलिटी। आपने तो अपना कैलकुलेशन करके आईएसपी और आपके बीच का जो है कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन आपके इस आईएसपी का राउटर से लेके जहां पे, अब सपोज कर लो ये दिल्ली से यहाँ पे चेन्नई में जो है फाइल भेजनी है, तो यहां से आपने कैलकुलेशन कर लिया कि आपको 10 Mbps की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपकी फाइल जो है सिर्फ इस 10 Mbps के बेस के ऊपर ट्रांसमिट नहीं होती, इसके बाद का जो नेटवर्क है ना उसके ऊपर भी क्या होता है, इसका डिपेंडेंट होता है। अब सपोज करो कि यहां से एक फाइल आपने चलाई, वो फाइल आपने किसको हैंड ओवर कर दी, ये 1 सेकंड के अंदर आपकी फाइल यहाँ पे पहुंच गई, कहाँ पे, इस राउटर पे। लेकिन इस राउटर के बाद जो है स्पीड क्या है आपकी, 100 Mbps की है। तो ये 100 Mbps की स्पीड से जो है आपकी फाइल ट्रांसफर होती आ रही है। यहाँ पे कहाँ पहुंची आपकी, ये जयपुर है और ये है आपका पुणे का राउटर। तो ये पहुंची फाइल आपकी पुणे में। अब पुणे में 2 लाइनें जा रही हैं, एक बैंगलोर साइड को जा रही है और एक मुंबई साइड को जा रही है। तो यहाँ पे जो है आपकी फाइल कहाँ जानी है, चेन्नई में जानी है। तो मुंबई वाला जो रूट है उसके ऊपर आपकी स्पीड कितनी है, 100 Mbps की है। तो आपकी फाइल जो है वो हमेशा यहाँ से जाएगी जहां से आपका हैवी नेटवर्क जो है वो अवेलेबल है। कहाँ फाइल पहुंची आपकी, हैदराबाद। हैदराबाद से ये पहुंची चेन्नई में और चेन्नई ने उठा के उसको कहाँ दे दिया, आपके जहां पे उसको क्लाइंट को डिलीवर करना था वो फाइल डिलीवर कर दी। अब सपोज कर लो कि क्योंकि यहाँ पे पूरी बीच में जो लाइन चली वो कितने Mbps की थी, 100 Mbps की थी। तो यहाँ पे फाइल पहुंचने में हो सकता है कि आपका 1 सेकंड ही लगे या 2 सेकंड ही लगे, ये हो सकता है। लेकिन अब सिनेरियो दूसरा क्या देखें, यहां से आपकी फाइल चली, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जरा, यहां से फाइल आपकी चली। अब ये फाइल चल के आई यहाँ पे, जयपुर से आई पुणे के पास। अब पुणे में जब आई ना, तो पुणे वाला ये जो नेटवर्क है ये क्या है, डाउन हो गया। पुणे और मुंबई का जो नेटवर्क है वो हो गया है डाउन किसी वजह से। अब पूरा ट्रैफिक कहां से जाना है, अब जाना है बैंगलोर वाले, पुणे और बैंगलोर वाले लिंक से। तो पुणे और बैंगलोर का लिंक कितने का है, 50 Mbps का, यानी कि स्पीड इसकी क्या है, कम है। तो यहां से जब ये आपकी फाइल जो इस तरफ जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ पे और भी ट्रैफिक होगा और यहाँ पे आपका जो साइज है वो भी कम हो गया है, स्पीड भी कम हो गई है। तो आपकी फाइल जब यहाँ बैंगलोर पहुंचेगी, बैंगलोर से वापस उसको जो है
मुंबई से रूट से जाते हुए हैदराबाद जाएगा, हैदराबाद से यहाँ पे चेन्नई जाएगी और यहाँ पे पहुंचेगी। क्योंकि अभी बीच में जो है स्पीड कम हो गई थी यहाँ पे पुणे और बैंगलोर के बीच में, तो आपकी ये जो फाइल पहले 1 सेकंड में पहुंची है, 2 सेकंड में पहुंची है, अब हो सकता है कि वो 5 मिनट के अंदर पहुंचे, हो सकता है 10 मिनट के अंदर पहुंचे। आया समझ में? तो ये जो है आपका डिले, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो नेटवर्क है वो आपके बीच में जो आईएसपी है उनका नेटवर्क कैसा है, उनकी नेटवर्क के बारे में आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा सा, कि वहां पे कुछ ना कुछ अप एंड डाउन हो सकता है, ये आपको हमेशा मान के चलना है। डिले जैसे कि यहाँ पे पुणे और बैंगलोर और पुणे और मुंबई के बीच में हुआ, तो यहाँ पे डिले हुआ कि नहीं हुआ, तो ये डिले का आपको अंदाजा होना चाहिए कि डिले हो सकता है ना। अब उसके बाद अवेलेबिलिटी की, यहाँ पे बीच में जो नेटवर्क है वहां पे स्पीड के अंदर कितनी बड़ी अवेलेबिलिटी है नेटवर्क की, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए, तभी जाकर जो है आप अपनी स्पीड को कैलकुलेट करो। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहता है, अगर आपको 10 Mbps की स्पीड की रिक्वायरमेंट है तो आप 10 की जगह पे इसमें जो है +2 करके हमेशा चलो, ठीक है ना। 2-4 Mbps जो है वो इंक्रीज करके चलो, क्योंकि हो सकता है कि आपने तो वहां पे कैलकुलेट किया, फ्यूचर में आपकी और ट्रैफिक जाए तो बार बार आपका मैनेजमेंट जो है आपको अप्रूवल नहीं देगा, तो आपको हमेशा जो है ये चीजें समझानी पड़ सकती हैं अपने मैनेजमेंट को, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसके बाद तो हमारा यहाँ पे आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है यहीं पे। तो इसका जो है, जो मैंने आज आपको बताया है, इसको आपको करना है रिवाइज। अब मैंने आपको अभी इस लेक्चर के बाद जो है मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपका अकाउंट डिटेल भेज रहा हूं, और अकाउंट डिटेल में आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। मैं आपको एक लॉगिन करके दिखा देता हूं, है ना। तो जहां से आप ये वीडियो जो है डाउनलोड भी कर पाएंगे और आप उनको यूज भी कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको जाना है web.nirankarinfotech.com के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ जाके मैं मेरा वाला पैनल दिखा देता हूं आपको, शायद डेमो करके एक है 604-123, ठीक है। ये एक अकाउंट है CCNA वाले का। तो यहाँ पे जो है आपको ये रिकॉर्डिंग के अंदर जाना है, रिकॉर्डिंग के अंदर जाकर आपको यहाँ पे सारी ये डाउनलोड करने के लिए लिंक मिलते रहेंगे। तो आपको यहाँ पे सर्च में जाना है, सर्च में जाके आपको यहाँ पे लिखना है एक्टिव। तो जो भी लिंक आपका अभी करंट वाला होगा, पिछले 24 घंटे का होगा, वो आपको एक्टिव दिखेगा। आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करके एक वापस ऐसी जगह पे लेके जाएगा, और यहाँ पे जो है आप वीडियो को वापस से क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। आया समझ में? तो ये जो है आप इस तरह से लॉगिन पासवर्ड इसका जो है मैं अभी आपको मेल कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। आपके व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल इसकी भेज दे रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आया आपको?